नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का आखिरी लेक्चर है। जो लोग भी अभी चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा, आप पहले पुराने वीडियोस चेक करिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। चैनल पर अभी नए आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत अभी आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं जहां हमने लास्ट में छोड़ा था। देखिए, लास्ट हमारी बात हुई थी गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर समझौता और फाइनली 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, जब ये भारत शासन अधिनियम लागू हो रहा होता है उसे एक साल पहले 1934 में ही गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम भी लागू हो जाता है। हालांकि भारत शासन अधिनियम, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये हमारे वर्तमान संविधान का मूल आधार है। ऑलमोस्ट 70% हमारा वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी कॉपी है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा संविधान जो है हमने नहीं बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया है ना। तो ये जब आया ना भारत शासन अधिनियम, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि यह अधिनियम पूर्णतया सड़ा गला है। मोहम्मद अली जिन्ना जो बड़े वकील थे वो भी, उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पूर्णतया सड़ा गला और कचरे के डब्बे में फेंकने योग्य है। बट फिर भी वो अधिनियम लाया जा चुका था और उसे लागू भी कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 के अंदर अब प्रांतों में विधानमंडल के चुनाव होने वाले थे। इन विधानमंडलों के चुनावों के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया, दोनों ने हिस्सा लिया। तो 1936 के अंदर लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन हुए और कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी दल थे, गुट थे, वो सभी चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इन चुनावों के अंदर कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और 11 में से 5 प्रांतों में उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जिसमें बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ पर पूर्ण बहुमत तो नहीं आया, पर सबसे बड़ा दल ये आया। पर बंगाल, पंजाब जो यूनाइटेड पंजाब था और सिंध के अंदर कांग्रेस को बहुमत नहीं आया, वंचित रह गए। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस ने जो है मिला जुला के टोटल उस समय के जो जितने 11 प्रांत थे उसमें से 8 में अपनी सरकारें बना ली। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया और बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी जो है वो सरकार में आई। तो आप देखें तो सिंपल तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो दिख रहा है पंजाब और बंगाल मुस्लिम लीग का यहाँ पे सपोर्टर ग्रुप जो है वो अच्छा था, बेस अच्छा था, बाकी जगह कांग्रेस अच्छा कर रही थी। तो देखिए, इसी के बाद में क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही भारतीय सेना, यानी कि भारतीय ब्रिटिश सेना, मतलब भारत के लोग उसमें ज़्यादातर शामिल थे, उन्हें बिना कांग्रेस से पूछे या तत्कालीन सरकार जो जैसे सरकार थी कांग्रेस की, मुस्लिम लीग, इन राजनेताओं से पूछे बिना ब्रिटिश सरकार ने जो है युद्ध के मोर्चे पर जाने का आदेश दे दिया। इस वजह से जो है कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा दे दिया कि हम जो है इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आपको हमसे पूछना चाहिए था। ये युद्ध जो है ये यूरोपीय शक्तियों का है, आपने हमसे बिना पूछे भारतीय सेना को, भारतीय लड़ाकों को आपने इसमें शामिल क्यों किया। ऐसा करके जो है इन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा दे दिया। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और अच्छा फैक्ट है, ये समझने वाला है। कई बार पूछते हैं कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, 1937 के अंदर जो है ये चुनाव हुए ही थे और 1939 को इन्होंने ये इस्तीफा दिया। 2 साल की सरकार मुश्किल से इनकी चली। 1938 में क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकारें विधानमंडलों में थी तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन के अंदर एक युवा सुभाष चंद्र बोस, वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1 साल बाद 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, है ना, त्रिपुरी जगह का नाम है। इस त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने कौन?
सुभाष चंद्र बोस। परंतु गांधी जी ने यहाँ पे कहा कि मैं चाहता हूँ इस बार जो पटाभी सीतारमैया है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो आप इसे जिताइए। पर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो अप्रत्याशित था। पटाभी सीतारमैया को टोटल 15 प्रदेश अध्यक्षों के वोट चाहिए थे, उसमें से 1 वोट मिला, वो भी खुद का ही था। बाकी सारे वोट जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस के खाते में गए। तो गांधी जी को इससे बड़ा बुरा लगा। उनका मैंने कहा था कि पटाभी सीतारमैया मेरे आदमी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस में मेरी बात को महत्वपूर्णता दी जाती है, बट शायद अब कांग्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं है। पटाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं कांग्रेस को छोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ, ऐसे गांधी जी के शब्द थे। पर सुभाष चंद्र बोस जो समझदार भी थे, राष्ट्रवादी भी थे और समय की सिचुएशन को, उस समय को समझते थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि नहीं, मुझे अध्यक्ष बनने का कोई वैसा लालच नहीं है, पर हमारी भारत की स्वतंत्रता का जो काम है, जो ये यज्ञ चल रहा है, ये लगातार चलते रहना चाहिए। मैं अपने अध्यक्ष पद से स्वयं इस्तीफा देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब पटाभी सीतारमैया ऑलरेडी वो चुनाव हारे थे, किसी की पसंद नहीं थे, तो किसी विवाद से बचने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से पृथक होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक नया संगठन भी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, परंतु फिर वो वाली बात नहीं थी जो कांग्रेस में साथ रहते हुए थी। इसका कारण बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य कई सारे वैचारिक मतभेद थे। ये वैचारिक मतभेदों का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा से संबंध रखते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए अगर हिंसा या युद्ध जैसी नीति हो उसमें भी संकोच नहीं करते थे। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि अंग्रेज़ों के विदेशी जो दुश्मन है, यूरोप के अंदर जो शक्तियाँ जो अंग्रेज़ों की दुश्मन है, अगर हम उनसे हाथ मिला लें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इस वजह से ये मूल मुद्दे थे जिसके ऊपर इनके गांधी जी से मतभेद थे और इस वजह से ही शायद गांधी जी ने जो है त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जगह पटाभी सीतारमैया का नाम सुझाया होगा। पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे के निकल गए और फाइनली फिर वो अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद भी कर दिया था। पर वो भारत से अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया, रूस होते हुए जर्मनी और इटली पहुँचे और वहाँ से फिर वो पनडुब्बी के रास्ते जापान पहुँचे, सिंगापुर पहुँचे, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और एक कड़ी टक्कर दी अंग्रेज़ों को आज़ाद हिंद फौज का गठन करके। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था। फिर देखिए अगस्त प्रस्ताव आता है। जब कांग्रेस और अपनी जहाँ पर भी विधानमंडलों की सरकार थी वहाँ से त्यागपत्र दे देती है, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो एक अगस्त प्रस्ताव लेके आती है तत्कालीन जो वायसरॉय था लॉर्ड लिनलिथ को। इसके अंतर्गत वो एक प्रस्ताव रखता है कि युद्ध संबंधी विषय जो है इसके विचार के लिए हम एक समिति का गठन करेंगे, है ना। और इस समिति के अंदर उन्होंने कुछ प्रावधान रखे। जैसे पहला प्रावधान था कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा जो आपका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। साथ ही साथ एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी और वायसराय की जो सलाहकार परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका जो मुख्य कारण था वो था कि कांग्रेस इस प्रस्ताव के अंदर जो है मुस्लिम लीग की जो मांग थी, मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान का निर्माण, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इस वजह से जो है कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी जो है इसका बहिष्कार किया, अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना। अगस्त प्रस्ताव के बाद जो देखिए कांग्रेस ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए एक नया तरीका निकाला। ये बेसिकली गांधी जी ने निकाला था। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को ये संदेश जाना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया और ये गांधी जी ने पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये आरंभ किया। इस सत्याग्रह में आप अकेले सत्याग्रह करना है, मतलब अकेले अनशन पर बैठना है। तो पहले गांधी जी थे, फिर गांधी जी के साथ में जो पहले सत्याग्रही बने वो थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कई सारे नेता जो हैं इसमें, कई सारे नेता और कांग्रेस के सदस्य जो हैं उन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया और इस सत्याग्रह को दबाने के लिए
जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने दमन चक्र चलाया, लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को उन्होंने जेल भेजा। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रह करने के बाद इन नेताओं ने सत्याग्रहियों ने निश्चय किया था कि हम दिल्ली तक एक जुलूस निकालेंगे, पर वो हो नहीं पाया। उससे पहले इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जिक्र किया था पाकिस्तान की मांग का, थोड़ा इसकी बात करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं पूरा एक अलग ही लेक्चर बनाऊँ कि ये पाकिस्तान या भारत के अंदर एक डिफरेंट अलग विभाजित राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ये भावना आई कहाँ से। देखो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ठेठ जब अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर पहली बार जब हिंदू कोड बिल और मुस्लिम कोड बिल यानी हिंदू कानून और मुस्लिम कानून अलग अलग लागू किए ना, तब से ये उसकी नींव पड़ती है। इसके लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी जिम्मेदार थी, इसके लिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी जिम्मेदार थे, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना भी जिम्मेदार थी, कई सारे कारण थे। बट फिलहाल मैं ऑन द स्पॉट जो तत्कालीन कारण थे मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले भारतीय मुस्लिम भारत के मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू हैं उनके साथ नहीं रह सकते, ये बात एक खुले मंच पे कही थी अल्लामा इकबाल ने, या जिसको आप शायर इकबाल कहते हैं, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। 1930 के जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उन्होंने खुले मन से इस बात को स्वीकारा कि भारत के अंदर अगर हमें मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें हमेशा सत्ता में रहना होगा, और सत्ता में रहने के लिए हमें हमेशा जो है मेजॉरिटी होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी है बेसिकली हिंदुओं की जो मेजॉरिटी है वो कभी भी हमें वोट नहीं देंगे तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में हमें हिंदुओं से अलग होकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, जहां हमारी मेजॉरिटी हो, जहां हमारे अधिकारों के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ ना हो, छेड़छाड़ ना हो। उस समय इनके इस प्रस्ताव को किसी ने सीरियस लिया नहीं, क्योंकि उस समय ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी जिसकी वजह से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर इतना बड़ा विभाजन हो जाए। हालांकि देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों ही भारत की स्वतंत्रता की बात करते थे, बट उनके मन में कभी पाकिस्तान जैसी चीज़ का विजन आया ही नहीं था। हाँ ठीक है, 1930 में पहली बार जो है इन्होंने अल्लामा इकबाल ने ज़रूर एक सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र की संभावना व्यक्त करी। उन्होंने मांग कुछ नहीं करी, सिर्फ संभावना व्यक्त करी। 1933 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ता था, चौधरी रहमत अली। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इट्स नाउ और नेवर। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो अल्लामा इकबाल ने बात कही उसी को आगे बढ़ाया कि अल्लामा इकबाल का ये विचार बिल्कुल पॉसिबल है और इसकी नींव तो रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा भारत के ईस्ट में जो ईस्ट बंगाल है, पूर्वी बंगाल है, वो मुस्लिम बहुल हो ही चुका है। ऐसे कैसे भारत के वेस्ट में, पश्चिम के अंदर जो पंजाब राज्य है जो कि मुस्लिम बहुल है, हमें उसको भी अलग कर लेना चाहिए। साथ ही साथ भारत का जो फ्रंटियर प्रांत है, सीमांत प्रांत है, जहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है, वो भी मुस्लिम बहुल है, उसे भी अलग कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कश्मीर का जो प्रांत है जहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है, हमें उसे भी अलग करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो पी से पंजाब, ए से फ्रंटियर अफगानिस्तान या अफगानिस्तान, के से कश्मीर और बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान सिंध बलूचिस्तान वाला प्रांत है ना, यहाँ से ले लिया इस्तान, तो PAK इस्तान, पाकिस्तान। ये शब्द सबसे पहली बार इस व्यक्ति ने दिया था, चौधरी रहमत अली ने 1933 में। बट अगेन किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई इसमें नहीं थी चीज़ें। पर क्या हुआ देखिए, जब 1937 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए ना, और इन विधानसभाओं के चुनाव में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप स्पष्ट विभाजन देख सकते हैं कि बंगाल और पंजाब के जो प्रांत थे वहाँ पर मेजॉरिटी आई है मुस्लिम लीग को, और रेस्ट भारत में मेजॉरिटी आई है किसको? आपके कांग्रेस को। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे भारत में अलग अलग जगह कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार है। तो यहाँ पे वो बात सही साबित होती है अल्लामा इकबाल की कि अगर हमें सत्ता में रहना है तो हमें मेजॉरिटी वाला होना पड़ेगा, पहली बात। तब यहाँ से क्या हुआ कि पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई, पर अभी तक ऑफिशियली कहीं पर ही इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन हुआ
1940 के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को, ये पाकिस्तान भी 23 मार्च की तारीख को ज़िंदा रखता है। 23 मार्च वैसे तो हमारे लिए हम भी याद रखने लायक है क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। तो पाकिस्तान ने 23 मार्च को है अपना संविधान पारित किया है, इस दिन वो रिपब्लिक डे बनाता है। ठीक है, तो फाइनली 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान मांग औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, और फाइनली अब इन्होंने प्रयास शुरू कर दिए कि अंग्रेज सरकार अगर अब कोई भी मसौदा लाती है, कानूनी मसौदा लाती है, तो उसके लिए इन्हें हमारी मांग, पाकिस्तान की मांग पर सीरियसली विचार करना होगा, नहीं तो हम किसी भी मसौदे को नहीं मानेंगे। पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी, इसको आंशिक मान्यता जो है 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। क्रिप्स ने संभावना व्यक्त करी थी कि हाँ, पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है। ठीक है, कोई फाइनल अश्योरेंस नहीं दिया था, बट संभावना व्यक्त करी थी। इसी से क्या ये 1942 की बात है, तो अगले साल 23 मार्च 1943 को इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया। तो मैंने जब ये बात कही ना, आपने 23 मार्च की तारीख को उन्होंने जिंदा रखा है, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं वो आज भी। तो फाइनली देखिए, पाकिस्तान की मांग इस तरीके से उठी। हालांकि मैं कभी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के निर्माण के क्या कारण थे, इसको कभी एक सेपरेट लेक्चर में अपन कवर करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में भारत। वास्तव में क्या था, क्रिप्स मिशन के भारत आने के कई सारे कारण थे। जैसे इस बार भी द्वितीय विश्व युद्ध में भी प्रथम विश्व युद्ध की भांति शुरुआती चरण में ब्रिटेन भयंकर तरीके से पिछड़ रहा था। ठीक है, एक तरफ से तो उन्हें वहाँ पर जर्मनी कड़ी टक्कर दे रहा था यूरोप में, और जर्मनी से बाहर जापान कड़ी टक्कर दे रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए, भारत को शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने क्रिस्टोफर क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और उसे भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने कुछ भारत के सामने नेगोशिएशन के लिए शर्तें रखी। क्रिप्स की घोषणाएं थी कि भारत को हम जल्दी ही डोमिनियन स्टेटस यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता दे देंगे। युद्ध के बाद जो है हम ऐसे एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे जिसे राष्ट्रकुल से अलग होने का दर्जा भी प्राप्त होगा, परंतु वो उपनिवेशी रहेगा। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनको जैसे अधिकार हैं वैसे भारत को भी मिलेंगे। युद्ध के बाद आपके लिए हम एक संविधान निर्मात्री सभा भी बनाएंगे, और संविधान निर्माण करने में संविधान को सरकार 2 शर्तों पे लागू करेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे तो उसे पूर्णतः अस्वीकार कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को लेकर भी पहले समझौते किए जाएंगे, उसके बाद लागू किए जाएंगे। हालांकि क्या हुआ, ये क्रिप्स के भारतीय नेताओं की जो बात थी ये असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग तो, आंतरिक स्वतंत्रता की मांग तो 1930 में कांग्रेस छोड़ चुकी थी, वो तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये तो उत्तरांकित तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जिसको कैश कराने की तिथि निकल चुकी है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि मैंने जब इन प्रस्तावों को पढ़ा तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मुस्लिम लीग ने भी आलोचना की, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग मानी नहीं गई है। आपने ज़रूर कहा है कि हम जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग रख सकते हैं, बट आपने इसको एक कानून बनाने की बात करी ही नहीं। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जैसे क्रिप्स मिशन का ये प्रस्ताव अस्वीकार हुआ, वैसे ही भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको बताऊंगा अगस्त क्रांति। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन के भारत लौट से जाने के बाद ही गांधी जी ने एक अहिंसक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया, और उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरे इस संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी गांधी जी पहले असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला चुके थे, जो कोई खास अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाए। अब गांधी जी फिर से एक अहिंसक और असहयोगात्मक आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे। ऑलरेडी 2 प्रोग्राम फेल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में विरोध तो स्वाभाविक था।
तो गांधी जी ने धमकी दी कि अगर मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने आनन फानन ने अपनी एक बैठक बुलाई और गांधी जी के इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी। 8 अगस्त 1942 को ये अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें गांधी जी ने इस बात की घोषणा करी कि सभी देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि वो सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़ें, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक सेना ना छोड़ें पर देशवासियों से गोली चलाने से इनकार कर दें, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब वो पूर्ण रूप से इस आंदोलन के अंदर उतर सकते हो। इस प्रकार से राजा महाराजाओं से भी उन्होंने ये जिसको कहा कि एक निवेदन किया कि आप जनता की संप्रभुता स्वीकार करें और जनता से भी कहा कि आपने देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग करें और अपने अपने राजाओं का सहयोग करें। गांधी जी ने कहा कि देखो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ जिससे आप अपनी प्रत्येक सांस के साथ आप इस मंत्र को व्यक्त कर सकते हैं जो आपके आंदोलन का उद्देश्य होगा। वो मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, पर अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध भाषण था। तो 8 अगस्त को ये पूरी बैठक वगैरह हुई और 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन शुरू हो गया। परंतु 9 अगस्त को ये आंदोलन जनता शुरू करती उससे पहले अंग्रेज़ों ने एक ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया। ये ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन सबको या तो नज़रबंद कर लिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन शुरू होते ही आप समझिए नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि सारे के सारे जो बड़े नेता थे उनको तो पकड़ लिया गया। गांधी जी को भी आगा खां महल के अंदर जो है नज़रबंद कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई सारे नए नेता जो कांग्रेस के अंदर नए थे वो आगे आए, जैसे जयप्रकाश नारायण, इनको भी गिरफ्तार किया गया था पर ये जेल की दीवार फांद के फरार हो गए और भूमिगत रह के आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता, अंडरग्राउंड रह के इन्होंने रेडियो का संचालन किया और खबरों को पूरे देश में पहुंचाती रही। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये भी कांग्रेस की गिरफ्त से भाग निकले और लगातार जो है आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। तो ये वो दिन थे जब कई सारे नए नेता जो कांग्रेस के बड़े बड़े नामों के नीचे थे उनको अपना नेतृत्व करने का मौका मिला। तो अंग्रेज़ों ने भी क्या किया, अब भयंकर तरीके से आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई, मतलब मारने मरने पे उतारू हो गए। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने उपवास की घोषणा कर दी और उपवास की घोषणा करने के बाद जब अंग्रेज़ों ने थोड़ा अपना दमन कार्य धीमा किया, साथ ही साथ कई सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ा, तब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को वापस लिया। हालांकि इस दौर में गांधी जी के साथ कुछ और भी घटनाएं हुई, जैसे उनके पत्नी कस्तूरबा और उनके एक निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, CR फॉर्मूला, चित्तरंजन दास, इन्होंने एक फॉर्मूला सुझाया। इन्होंने कहा कि देखिए भारत के अंदर जो है अगर हम ढंग से आज़ादी प्राप्त करने की या भारत के लिए आप सभी दलों को एक करने की बात करते हैं तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला सुझाता हूँ। ये फॉर्मूला उन्होंने गांधी जी की सहमति से ही सुझाया था, मतलब इसमें पूरी तरह से गांधी जी की जो है सहमति थी। तो इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या है वहाँ पे हम एक कमीशन नियुक्त करेंगे और कमीशन नियुक्त करके हम वहाँ पर ये जनमत संग्रह कराएंगे कि वहाँ पे आपको कांग्रेस चाहिए, एक मुस्लिम लीग चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग अभी छोड़ दे, जब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो हम पाकिस्तान की मांग के बारे में भी सोच लेंगे। दूसरा, वयस्क मताधिकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। भारत से आप ये देखेंगे कि देश में अगर विभाजन की स्थिति होती है तो यातायात व अनिवार्य विषयों पर हम दोनों देश यानी कि जो अलग अलग देश होंगे उनके ऊपर हम बातें करेंगे सारी। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा था, देखो मैं अगर 2 लाइन में आपको बताऊं CR फॉर्मूला क्या कहता था। CR फॉर्मूला कहता था कि अगर आप हम लोगों को आज़ादी दे देते हैं तो हम हमारे ये हिंदू मुस्लिम या भारत का विभाजन का मुद्दा जो है अपने आप सुलझा लेंगे।
ये कहना चाहता था, पर हमारी पहली शर्त क्या है, आप भारत को आज़ाद करो। तो ये इसमें मुस्लिम लीग को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। पर उन्होंने इसमें एक बात जोड़ दी कि इसके लिए ज़रूरी होगा कि मुस्लिम लीग जो है भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उन चुनावों के अंदर जो है फिर से हमारी मदद करे और कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका निभाए। तो ये एक तरीके से एक ऐसा फॉर्मूला था जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हो सकता था। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो चाहते थे कि अंग्रेज जाने से पहले हमारे को एक अलग राष्ट्र देकर जाएं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुझे कांग्रेस या इसके नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, तो आप जब तक हैं तब तक ही आप हमारे इसको करके जाओ, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम है। तो जिन्ना ने जैसे इसको अस्वीकार किया तो फिर ब्रिटिश सरकार के पास तक तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर देखिए एक और योजना लाई गई जिसे वेवेल योजना या शिमला प्रस्ताव भी कहा जाता है, शिमला सम्मेलन कहा जाता है। तो एक तो जो लॉर्ड लिनलिथगो, इतने समय तक ये सब जो घटनाएं हो रही थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह, उस समय भारत के वायसराय थे, उनको बदला और लॉर्ड वेवेल जो है वो नए वायसराय बन के भारत आए। लॉर्ड वेवेल आए तो फिर उन्होंने एक नई योजना प्रस्तुत की। उनका भाई सब भूल जाओ, ऐसा करते हैं अपन एक नया काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो केंद्र की जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको अपन वापस से गठित करते हैं जिसमें सब सदस्य भारतीय, सब भारतीय होंगे, बस जो कमांडर होगा, कमांडर इन चीफ, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कोई ब्रिटिश होगा। पर ये एक अंतरिम व्यवस्था है, मैं नहीं कहता कि ये लंबे समय तक चलती जाएगी। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, चुनाव होते हैं, आपका एक संविधान बन जाता है, संविधान के बाद एक अस्थायी सरकार बन जाती है, वैसे ही मैं सारी की सारी शक्तियां जो है उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वेवेल प्रस्ताव जो ये बनाया गया था, इस पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बाकी जो भी सिखों के वगैरह के नेता थे उन सबको बुलाया गया। तो कांग्रेस की तरफ से जो है जो राजनेता मिलने गए थे उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, जबकि मुस्लिम लीग से जिन्ना आए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जिन्ना ने ये कह दिया कि आपकी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी मुसलमान होगा तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग से होगा, क्योंकि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी आपकी में इसमें कोई नहीं आएगा। तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था, बट सिर्फ इस बात के ऊपर गड़बड़ हो गई कि वायसरॉय की काउंसिल के अंदर जो मेंबर जुड़ेंगे हर पार्टी से, उसमें अगर मुस्लिम मेंबर जोड़ना है तो सिर्फ मुस्लिम लीग से आएगा। पर ऐसा मानने के लिए ना तो कांग्रेस तैयार हुई ना ब्रिटिश सरकार तैयार हुई। तो एक्चुअली ये शिमला सम्मेलन, जो कि योजना बहुत अच्छी थी, पर फेल हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ और भी बातें थी जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सामने लिखे हुए हैं। जिन्ना ने एक और मांग रखी कि प्रस्तावित परिषद में मुसलमान सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को, अभी हमने बात करी। साथ ही साथ यदि किसी निर्णय पर मुसलमानों की आपत्ति हो तो उसे केवल 2/3 बहुमत के द्वारा ही लागू किया जाए। यानी कि अगर मुस्लिम लीग कोई निर्णय ले रही है तो उसमें जो है आप वो करवा लीजिए, वोटिंग करवा लीजिए, और 2/3 बहुमत जो आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम तो उसी में है ज़्यादा, तो 2/3 बहुमत तो हमेशा उन्हीं के हक में जाएगा। तो ये शिमला वार्ता जो है ये फेल हो गई। देखिए इसके बाद 1946 के अंदर एक और प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ कि जब विंसेंट चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वैसे ही विंसेंट चर्चिल के भारत के संबंध ठीक नहीं थे। विंसेंट चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था। हालांकि चर्चिल इंग्लैंड के लिए बहुत बड़े हीरो हैं, मतलब वो उन्होंने बुरे से बुरा दौर देख लिया, पर जर्मनी के सामने घुटने नहीं टेके। और उन्होंने जितने भी उपनिवेश थे भारत समेत और भी कई सारे, उन सब के जितने रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिए थे। ये जो बेसिकली जहाँ पे इनकी सेना लड़ रही थी, मतलब 1943-44 के अंदर, 45 के अंदर लगातार 3 साल बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। लाखों लोगों की मौतें हुई थी, इसे द ग्रेट बंगाल फेमिनिन कहा जाता है। इतनी मौतें हुई और इस चर्चिल की पूरे विश्व में बहुत भयंकर आलोचना हुई। पत्रकारों ने उनसे कहा, बंगाल में, भारत में इतने लोग मर रहे हैं, आप भुखमरी हो रही है, आप उनके लिए अनाज नहीं भेज सकते, आप उनका अनाज जो है म्यांमार में ब्रिटिश सेना के लिए भेज रहे हैं।
तो चर्चिल ने जवाब तो दिया नहीं, उल्टा ये पूछ लिया कि वो गांधी अभी तक जिंदा है कि मर गया है, गांधी अभी तक मरा नहीं क्या, ये उनके शब्द थे। तो भारतीय लोगों में चर्चिल के प्रति बड़ा गुस्सा था। इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटेन में अपोजिशन पार्टी ने, लेबर पार्टी ने। उसके जब प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले थे तो क्लीमेंट एटली एक नए नेता बन के उभरे और उन्होंने ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय कम्युनिटी के लोग थे उनका सपोर्ट पाने के लिए ये बात करी कि अगर मैं ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बना तो मैं 1948 तक भारत को आज़ाद कर दूंगा। और बाई चांस वो बन भी गए प्रधानमंत्री। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ये कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया और इसके अंदर 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने कुछ घोषणाएं करी, जिसमें सबसे प्रमुख घोषणा थी कि पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की जाती। ब्रिटिश भारत और देशी राजाओं को मिला के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, जिसमें रक्षा, विदेश और संचार के मामलों को देखने के लिए आवश्यक कर भी लगाए जा सकते हैं। संघ की कार्यपालिका विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासती भारत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हिंदू और मुस्लिमों के अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे। पूरे भारत को जो राज्य हैं उनको ग्रुप ए, बी और सी में बांटा जाएगा। अलग अलग इन्होंने बांटे थे, ग्रुप ए राज्य, ग्रुप बी राज्य। फिर इन्होंने कहा केंद्रीय विषयों को छोड़ के बाकी शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त होगी। मतलब जैसे अभी भी है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें विषयों का बंटवारा है, वो भी कैबिनेट मिशन में पारित किया गया था। साथ ही साथ 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को भी स्वीकार किया जाएगा। मतलब 10 लाख की जहाँ पे जनसंख्या है ना, वहाँ पे मनोनीत सदस्य आ सकता है। अच्छे सुझाव थे इनके, पर इस सुझाव के अंदर क्योंकि मुस्लिम लीग का जिक्र नहीं था, परंतु अब बार बार मुस्लिम लीग भी जो है उनसे थक गई थी, तो उनसे कहा कि आप एक बार पहले चुनाव के अंदर भाग लें, अस्थायी सरकार का गठन करें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए 1946 के अंदर। इस चुनाव के अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर जो चुनाव हुए उसके अंतर्गत 296 जो टोटल सीटें थी उसके अंदर से 208 सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त को 1946 को पूरे देश के अंदर सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान उन्होंने लागू कर दिया। इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो जहाँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सेंसिटिव जोन्स थे वहाँ पे दंगे भड़क उठे। मुस्लिम लीग का सीधा एजेंडा था कि अगर हमारी बातों से काम नहीं हो रहा है तो शायद ये हमारी हिंसा को देखकर अब हमारी बातें मानने को इनको मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में खासकर बंगाल में स्थिति बहुत ख़राब थी। गांधी जी खुद वहाँ पे गए, बंगाल के नोआखली में दंगाइयों के बीच गांधी जी जाके रहे, बहुत समझाया बुझाया, लंबे समय तक देखिए ये चीज़ चलती रही। और दूसरी तरफ क्योंकि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव आ चुका था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसने भारत के संविधान को बनाने के काम को शुरू कर दिया। जबकि मुस्लिम लीग, जिसका संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधित्व जो भी था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। 73 जने जीते थे तो सीटें भी खाली रह गई। अब भारत के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें वापस से एक अंतरिम सरकार के गठन करने का प्रस्ताव आया। इस अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव में कहा गया कि भाई आप वापस से चुनाव करवाइए और देखिए भारत को अगर हमें छोड़कर जाना है, चाहे भारत को छोड़े चाहे पाकिस्तान को छोड़े, पर उसके लिए एक सरकार तो होनी चाहिए जिसको हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। ये अंग्रेज़ों को कहना था और बिल्कुल सही बात थी कि अगर भारत को हमको छोड़ के जाना है तो तुम्हारी कोई सरकार तो होनी चाहिए, हम पावर का ट्रांसफ़र किसको करेंगे, तो एक अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ेगा। तो चुनाव हुए और इन चुनावों के अंदर जो है कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई और सफलता प्राप्त हुई तो कांग्रेस ने अपनी अंतरिम सरकार बनाई। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बने। मुस्लिम लीग तो वैसे ही जो है उन्होंने संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया था, साथ ही साथ उनको मेजोरिटी भी नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है अब भारत का विभाजन करना अनिवार्य हो गया था और विभाजन का ये कार्य सौंपा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। देखिए माउंटबेटन जो है ये वेवेल के बाद भारत के नए वायसराय बनकर आए। माउंटबेटन ने जो है ये एक नई योजना प्रस्तावित करी। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर मैं जो प्रस्ताव देता हूँ उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत जो है उसे हम स्वतंत्र कर देंगे,
कोई दिक्कत नहीं। जो देशी रियासतें हैं उनसे हमने जो सहायक संधियाँ करी थी, वो सहायक संधियाँ हम उसी इफेक्ट से वापस हम ख़त्म कर देंगे जिस इफेक्ट से लागू करी थी। इसका मतलब है कि उन संधियों से पहले जो जहाँ था वहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन संधियों से पहले जिस भी रजवाड़े का जितना भी राज्य था वो उसको वापस मिल जाएगा। बात समझ रहे? अब वो रजवाड़ा डिसाइड करेगा कि उसे भारत में रहना है, स्वयं को स्वतंत्र रखना है या किसी दूसरे राष्ट्र में मिलना है। इसका मतलब ये है कि माउंटबेटन योजना के अंदर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो माउंटबेटन योजना के 3 बड़े पॉइंट थे। पहला, भारत के टुकड़े होंगे, एक मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और एक हिंदू बहुल हिंदुस्तान। देशी रियासतों को छूट है, या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दो। गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए तो भी मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। कांग्रेस चाहती है तो वो भारत का विभाजन मेरी लाश पर कर ले, मेरी लाश के ऊपर जो है वो विभाजन होगा। पर हुआ क्या था वास्तव में, थोड़ा बताऊँ मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड। जो माउंटबेटन थे उन्होंने सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, इन चारों से अलग अलग बात करी थी। गांधी जी को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं वो विभाजन के लिए एग्री हो गए थे, क्योंकि अगर विभाजन अगर नहीं किया जाएगा तो अंग्रेज़ कभी भी सत्ता का हस्तांतरण करेंगे ही नहीं। क्योंकि जब तक एक सरकार नहीं बनेगी, एक मुद्दा नहीं होगा, जिस प्रकार से दंगे चल रहे थे, तो सरदार पटेल और नेहरू और इन्होंने यही सोचा कि इसका एकमात्र इलाज यही है कि जो मांग है मुस्लिम लीग की उसे स्वीकार किया जाए और जल्दी से जल्दी भारत को स्वतंत्र कराया जाए। तो गांधी जी विरोध करते रहे, परंतु माउंटबेटन की इस योजना को सबसे पहले जो है 3 जून को ब्रिटेन के लोअर पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद जो है अपर ने पास किया, जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। उसके बाद इसके ऊपर उनके राजा के हस्ताक्षर हुए और फाइनली 4 जुलाई 1947 को ये भारत स्वतंत्रता विधेयक जो है ये 18 जुलाई को पारित हो गया। 4 जुलाई को पेश हुआ था, 18 तारीख को पारित हो गया। फाइनली देखिए अब भारत को स्वतंत्र कब किया जाए, इसके बारे में एक था। तो पहले कांग्रेस ने मांग करी थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्र किया जाए। 26 जनवरी अगला साल आने वाला था 1948। पर आप समझिए कि ये जुलाई महीने में ही भारत की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, जैसे ये बंटवारे की घोषणा हुई थी, कि खास करके जो भी बॉर्डर्स थे, पश्चिम और पूर्व दोनों, पंजाब और बंगाल दोनों, जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी थी उनमें दंगे शुरू हो गए थे भयंकर तरीके से। ऐसी स्थिति में अब लंबे समय तक भारत के विभाजन को टालना आसान नहीं था। तो माउंटबेटन पे दबाव था, तो उन्होंने 15 अगस्त की तारीख सुझाई। एक्चुअली 15 अगस्त की तारीख वो है जब जापान जो देश है उसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सरेंडर किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे और 15 अगस्त को जापान ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सरेंडर कर दिया था। तो ये जो माउंटबेटन है ये उस समय बर्मा के अंदर, बर्मा यानी म्यांमार के अंदर जो है ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी के कमांडर थे, नेवल कमांडर थे, और वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो 15 अगस्त की तारीख है वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत प्राउड फील था, प्राउड मोमेंट था। उसके लिए उनके दिमाग में जो भी तारीख आई तो उन्होंने 15 अगस्त बोल दिया। तो ये वजह थी कि भारत की आज़ादी का दिन जो है वो 15 अगस्त को चुना गया। तो दोस्तों इस तरीके से इतनी लंबी लड़ाइयों के बाद जो है भारत ब्रिटिशों के चंगुल से आज़ाद होता है। देखिए कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक अभी रहते हैं, जैसे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन रह जाते हैं, भारत के अंदर जो आदिवासी आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, नील आंदोलन, संथाल, मुंडा, ये सब अभी रह जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर तैयार करूँगा, ठीक है। वो क्या है, हमने गांधी युग वगैरह लिया ना, तो इसमें हमने कंटिन्यूसली इसको ले लिया ताकि क्या है कोई बीच में इंटरप्शन नहीं हो। अभी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है उसको भी हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अभी भी जुड़े हुए रहना, मैं आगे और भी कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका पोर्शन कंप्लीट होता है, टॉपिक वाइज है। आप कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा लो, कोई किताब उठा लो आप चाहे, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है आपको हर टॉपिक के लिए अलग अलग ऑनलाइन नहीं भटकना पड़े, सारी चीज़ें यहीं हो जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। इसीलिए टॉपिक वाइज मैं सारे लेक्चर डालूंगा और जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करूँगा, एक चीज़ कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं दूसरे पे नहीं जाऊँगा।
तो धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अभी मध्यकाल के लेक्चर में कुछ दिन में डालना शुरू कर दूंगा, आप जुड़े हुए रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।